वेलकम वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर, केमिस्ट्री फॉर क्लास फर्स्ट ईयर, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी एंड एटॉमिक मॉडल्स। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आइए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है क्या। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, द्रव्य के बारे में पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है। उसी के संबंध में डाल्टन्स ने कुछ अपनी थ्योरीज दी, कुछ अपनी परिकल्पनाएं दी, जिन्हें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना गया। इन 1808 ईस्वी में, इन 1808 डाल्टन, इनका पूरा नाम था जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन proposed some basic concept to explain about the structure of matter these the concepts are known as Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory। तो जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में कुछ परिकल्पनाएं दी पदार्थ से संबंधित कि पदार्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे चलकर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना गया। और देखते हैं इसमें कि डाल्टन ने क्या क्या बताया था। तो डाल्टन ने बताया था कि जो आपका पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। The matter made from very tiny particles, these particles are known as molecules। जॉन डाल्टन ने बताया कि जो आपका पदार्थ होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल कहा जाता है। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एटम से मिलकर बने होते हैं। द मॉलिक्यूल mates from some
same or same or different kinds of particle, which is known as atoms. ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये पार्टिकल आपके या तो एक जैसे हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, या डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है। जो एटम्स होता है, एटम्स are indivisible and in atoms are indivisible and indestructible। जो हमारे एटम्स होते हैं वो अविभाज्य होते हैं और इनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि जो हमारा पदार्थ होता है, जो हमारा मैटर होता है, उसका जो सबसे सूक्ष्मतम या सबसे छोटा कण जो होता है वो एटम्स होता है। और ये जो एटम्स होता है उसको हम पुनः, या एटम फिर इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता है, और ये इसका नाश भी नहीं हो सकता है। इनका ये कहना था जॉन डाल्टन्स का। जॉन डाल्टन्स ने बताया कि जो एलिमेंट होते हैं, वन एलिमेंट have same size and same masses atoms। एक ही प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो सेम साइज और सेम मास के होते हैं। इनका ये कहना था जॉन डाल्टन का। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इनकी ये परिकल्पनाएं काफ़ी सालों तक जो है सही मानी गई, लेकिन उसके बाद जब हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो इनकी परिकल्पनाएं भी जो थी वो फेल हो गई। क्योंकि इन्होंने बताया था, इसको हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा ऐसे समझ लेते हैं कि जो मैटर होता है वो मैटर किससे बना होता है? वो बना होता है मॉलिक्यूल से। किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है। और ये जो मॉलिक्यूल होता है ये किससे बना होता है? ये एटम से बना होता है। जॉन डाल्टन का ये मानना था कि जो मैटर का सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है? एटम्स होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो ये पता चला कि एटम्स से भी छोटे कण होते हैं। कौन कौन से छोटे कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इनका मानना था कि सबसे छोटा कण कौन सा होता है? एटम होता है। लेकिन उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो ये पता चला कि एटम से भी छोटे कण होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इनका ये मानना था कि जो मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है या मूल कण होता है वो एटम होता है। जॉन डाल्टन ने ये माना था कि पदार्थ का मूल कण परमाणु होता है। परमाणु को क्या कहते हैं? एटम होता है। The fundamental particles, the fundamental
particles of the fundamental particles of matter is atom। जॉन डाल्टन का ये मानना था कि जो पदार्थ का मूल कण या फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है वो आपका एटम होता है, लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो हमको ये पता चला कि जो पदार्थ का फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है वो एटम ना होकर के बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। द फंडामेंटल पार्टिकल्स या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स are the fundamental particles of matter। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो इसके बाद ये पता चला कि जो पदार्थ के जो मूल कण होते हैं वो एटम ना होकर के बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। अगली चीज़ जो इन्होंने बताया कि जो आपके जो एलिमेंट होता है, मतलब एक ही प्रकार का जो एलिमेंट होता है उसमें सेम साइज और सेम शेप के एटम पाए जाते हैं, तो वो परिकल्पना भी इनकी फ्लॉप हो गई। जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट, तो अगर ये हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इनका ये मानना था कि इस हाइड्रोजन एलिमेंट में ये छोटे छोटे बहुत सारे आपके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और ये सभी जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक ही जैसे होते हैं, वो एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं। तो ये सभी जो एटम्स होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इनमें कुछ आपके आइसोटॉप्स भी होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन 3 प्रकार के आपके आइसोटॉप्स शो करता है। एक तो होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। ठीक है, इसको आप बोलते हैं प्रोटियम, इसको आप ड्यूटेरियम कहते हैं, और ये आपका होता है ट्राइटियम। तो एक ही प्रकार के एलिमेंट में आपने देखा कि अलग अलग प्रकार के एटम्स भी पाए जाते हैं। इनकी एक परिकल्पना और थी, इन्होंने बताया कि जो अलग अलग प्रकार के जो आपके जो एलिमेंट होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग मासेस के होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो आइसोबार्स होते हैं, जो आपके आइसोबार होते हैं, और आइसोबार क्या होते हैं कि अलग अलग एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके मासेज सेम होते हैं क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी ये परिकल्पना भी आगे चलकर क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, तो ये थी जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने ही सबसे पहले, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द फर्स्ट एटॉमिक theory was proposed by जॉन डाल्टन। तो पहली एटॉमिक थ्योरी जो है वो जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी। पहली एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जॉन डाल्टन के द्वारा पहली एटॉमिक थ्योरी दी गई थी। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, जॉन डाल्टन ने क्या एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो हमारा मैटर होता है या सब्सटेंस होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो हमारा मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है।
मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे हम ले लेते हैं जो हमारा मैटर है, मैटर हम ले लें, हमने कहा वाटर, वाटर वाटर हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का पदार्थ हो गया, एक सब्सटेंस हो गया, एक मैटर हो गया। तो ये जो वाटर होता है, आप जानते हैं कि वाटर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, और इन मॉलिक्यूल्स को आप क्या कहते हो, H2O कहते हो। क्या कहते हो, H2O कहते हो। ठीक है, ये मॉलिक्यूल होता है। और H2O इससे पहले वाली क्लास में हम बता चुके हैं कि जो H2O है इसमें आपके 2 हाइड्रोजन एटम हैं, 2 हाइड्रोजन एटम। तो इसमें क्या है, आपके 2 हाइड्रोजन एटम हैं और एक आपका ऑक्सीजन एटम है, एक आपका ऑक्सीजन एटम है। तो जो आपका H2O मॉलिक्यूल है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो एटम से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से एटम्स इसमें हैं, 2 तो आपके हाइड्रोजन एटम है और एक आपका ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका है ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, जो एटम्स होता है ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम यही H2 लिख दें तो ये H2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो एक क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस between H2 and 2H। H2 और 2H में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि H2 क्या करता है, H2 shows a हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जो H2 है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को शो करता है, जो H2 है वो हाइड्रोजन अणु को प्रदर्शित करता है, जबकि मॉलिक्यूल की हिंदी होती है अणु, याद रखेंगे। ठीक है, तो जो आपका H2 होता है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को शो करता है, और जबकि 2H shows the 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जबकि ये जो 2H होता है ये हाइड्रोजन एटम को, H किसको डिनोट करता है, H आपका डिनोट करता है एटम को, और इसके पहले क्या लगा दिया गया, 2 लगा दिया गया। इसका मतलब ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स को डिनोट करता है। और H2 अगर पूछ लिया जाए तो H2 किसको डिनोट करता है, मॉलिक्यूल को डिनोट करता है। अच्छा, तो जब भी आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल होता है वो फ्री स्टेट में रह सकता है। जैसे मॉलिक्यूल कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं देखते हैं, जैसे CH4 एग्जाम्पल ले लिया, C2H6 एग्जाम्पल ले लिया, C2H4, C2H2, NH3, H2, O2, N2, CO2, NaCO3, Na2CO3, NaHCO3, ये सभी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ये सभी मॉलिक्यूल्स आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है,
लेकिन अब ये देखो, ये मॉलिक्यूल जो CH4 है, ये क्या कर रहा है, ये जो इसमें एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इसमें 4 हाइड्रोजन हैं। लेकिन ये क्या, ये अलग अलग अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। जब भी ये जो एटम होते हैं वो किसी न किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन कर लेंगे और रिएक्शन करके क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे, और ये मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेंगे, एटम के रूप में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर ली, या 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और क्या बना दिया, इसने CH4 बना दिया, तो ये CH4 के रूप में रहेगा। जैसे अगर हम NH3 की बात करें तो इसमें एक N और 3 हाइड्रोजन एटम, ये दोनों आपस में जुड़ करके और NH3, ठीक है, ये आपका क्या है, ये नाइट्रोजन आपका क्या है, एटम है, और ये जो 3H है ये भी आपके क्या है, एटम है, और ये एटम आपस में जुड़ करके NH3 के रूप में बदल जाते हैं, और ये क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल या अणु हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका अणु होता है ये फ्री स्टेट में रह सकता है, लेकिन ये एटम फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं, ये जब भी आएंगे तो किसी न किसी दूसरे अणु के साथ जुड़ करके, दूसरे एटम के साथ जुड़ करके और एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अच्छा, अगर इनको मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर इनको कोई दूसरा एटम नहीं मिलता है तो ये क्या करेंगे, अपने ही जैसे एक और एटम के साथ में जुड़ करके, जैसे H+H हाइड्रोजन के साथ में ही जुड़ करके किस रूप में बदल जाएंगे, H2 के रूप में बदल जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे कि किसी न किसी दूसरे एटम के साथ, या तो अपने ही प्रकार के एटम या किसी दूसरे प्रकार के एटम के साथ जुड़ करके और एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और ये मॉलिक्यूल क्या होता है, ये मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में रह सकता है। ठीक है, तो ये तो थी जॉन डाल्टन्स की परिकल्पनाएं। जॉन डाल्टन्स ने जो बताया, क्या बताया कि जो आपका मैटर होता है वो किससे बना होता है। आपको सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है कि जो मैटर होता है वो किससे बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है, और जो मॉलिक्यूल होता है वो किससे बनता है, वो बनता है एटम से। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल होता है ये आपका फ्री स्टेट में रह सकता है, फ्री स्टेट में रह सकता है, लेकिन जबकि आपका जो एटम होता है वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, ये किसी न किसी दूसरे प्रकार के एटम के साथ में जुड़ करके और क्या बना देगा, मॉलिक्यूल बना देगा। तो जॉन डाल्टन ने सिर्फ इतना ही बताया था, लेकिन इसके बाद भी आप लोग याद करेंगे कि ये जो एटम होता है, ये जो एटम होता है, ये एटम 2 प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जॉन डाल्टन की थ्योरी सिर्फ यहीं तक थी, ठीक है, यहीं तक, वो उन्होंने एटम तक ही बता करके बस कहानी समाप्त हो गई थी। लेकिन जो एटम्स होता है, आगे जब नए रिसर्च आए तो नए रिसर्च में देखने को ये मिला कि जो एटम्स होता है वो 2 प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक होते हैं टेम्परेरी फंडामेंटल पार्टिकल, और दूसरे होते हैं परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स। एक को कहते हैं टेम्परेरी फंडामेंटल पार्टिकल्स और दूसरे को कहते हैं परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो एटम्स होता है वो 2 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना होता है। एक को आप कहेंगे अस्थायी मूल कण, हिंदी वाले ध्यान दें, अस्थायी मूल कण, और दूसरे होते हैं स्थायी मूल कण, स्थायी मूल कण। अच्छा, जो अस्थायी मूल कण होते हैं, पहले तो स्थायी मूल कण में देख लो। तो स्थायी मूल कण में 3 प्रकार के जो पार्टिकल्स या कण हम आपको बता रहे हैं, जो आपको इलेक्ट्रॉन, जो हमने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको बोलते हैं स्थायी मूल कण या परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स। और दूसरे जो अस्थायी मूल कण होते हैं
ये आपके जैसे मेसॉन होता है, मेसॉन, मेसॉन होता है, न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो होता है, पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन होता है। ये सारे होते हैं जिनको हम अस्थायी मूलकण या टेम्परेरी फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये जो आपके होते हैं न्यूट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बनते हैं और ये फिर उन्हीं में बदलते रहते हैं, तो इनका अस्तित्व नहीं होता है, इनका एटम्स के बाहर कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए इनको हम टेम्परेरी फंडामेंटल पार्टिकल्स या अस्थायी मूलकण कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम स्थायी मूलकण कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इसके अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो एटम्स होता है, जो कि हम जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो हमारा मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। ये जो एटम होता है वो एटम कैसा होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आयताकार होता है, गोलाकार होता है, ठीक है, बेलनाकार होता है, ठीक है, तो ये किस प्रकार का होता है, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।